What we commonly understand as the mainstream Western view of the history derives basically from three traditions: positivist philosophy, empiricist tradition, and tradition followed by German historian Leopold von Ranke. तो जब हम पश्चिमी इतिहास लेखन की बात करते हैं तो उसमें तीन प्रमुख आइडियोलॉजी हमारे सामने निकल के आती है, जिसको हम अपने इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला है हमारा अगस्त कॉम्टे और उसकी पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, यानी अगस्त कॉम्टे और उसकी प्रत्यक्षदर्शी दर्शन। प्रत्यक्षदर्शी दर्शन का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, नाम से ये लग रहा है कि ये अपने जो भी दर्शन ये देते हैं, जो भी ये अपनी थिंकिंग रखते हैं, उसमें ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बल देते हैं कि जो चीज़ इन्होंने अपने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा है, यानी जो चीज़ इन्होंने साइंस के नज़रिए से टिक मार्क है, यानी साइंस जिसे पॉजिटिव कहता है वो इसे तथ्य मानते हैं, और जो साइंस की नज़र में निगेटिव रहती है उसे ये मिथ्या मानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक फ्रेंच थिंकर थे अगस्त कॉम्टे। बेसिकली ये प्रबोधन के जो विचार थे उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और इनके जो गुरु थे इनका नाम था हेनरी सेंट साइमन। इनका जो बेसिक काम था वो 1760 के 1825 के बीच में था, और ये एक आदर्श समाजवादी व्यक्ति थे। तो एक आदर्श समाजवादी व्यक्ति के जो शिष्य रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने अपने चीज़ में पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी की बात की है। इनकी किताब का नाम है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी एंड द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स, यानी कि प्रत्यक्षदर्शी दर्शन के विचार और प्रत्यक्षदर्शी राजनीति के ऊपर इनका जो काम है, और ये 1830 से 42 के बीच में इन्होंने काम किया है, जिसमें उन्होंने एक बात साफ साफ कही है कि रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि किसी भी ज्ञान का कोई अगर स्रोत होता है तो वो तर्क होता है, और हम जो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हैं या प्रत्यक्षतः उसका सत्य प्रमाणित होता है विज्ञान के नज़रिए से, तो वो ज्ञान है, नहीं तो वो मिथ्या है। Thus, positivists usually talk about those knowledge as absolute, which are on standard of science and could be held positive. That is, those are true that are scientifically proven, while those which are not affirmed by science are mere myths or metaphysical or abstract only. मतलब सिंपल सी बात है वही है कि जो साइंस ने कह दिया वो सच है, साइंस ने जिसे नकार दिया उसे मिथ्या करार दे दिया गया। दूसरे बात करते हैं तो एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन। एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि अनुभववादी परंपरा, यानी इसमें ये बात होती है कि जो ज्ञान का जो मेन सोर्स होता है वो अनुभव होता है, या हमारे जो सेंसेस होते हैं, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसके द्वारा जो अनुभव किया जाता है, जिसकी अनुभूति की जाती है, वही हमारे ज्ञान के प्रमुख स्रोत होते हैं। बात करें एम्पिरिसिज्म की, तो एम्पिरिसिज्म जो है ये एक ग्रीक शब्द है, उससे ओरिजिनेट हुआ है, जिसका नाम है इम्पेरिया, और इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस यानी अनुभव। In philosophy, it means all knowledge is based on experience, and experience alone is the justification of all the knowledge in the world. यानी दर्शन में अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि ये जो है जितने भी ज्ञान का भंडार होता है, जितने भी ज्ञान का वो चीज़ें होती हैं, वो सब अनुभव से प्राप्त होती हैं, और अनुभव केवल एक ऐसी चीज़ है जिससे कि संपूर्ण ज्ञान के
उसे न्यायोचित करार देने का एक ज़रिया बनता है। इसका मतलब ये है कि यदि एक स्कॉलर या फिर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी अनुभव करता है, कुछ भी एक्सपीरियंस करता है, और ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो कुछ आगे चीज़ें बताता है, तो वो ज्ञान है या वो नॉलेज है, कंसीडर किया जाएगा इनके हिसाब से। अब अगर हम इसकी इतिहास के बारे में बात करें तो ये इसका एक लंबा इतिहास रहा है। और पश्चिमी दर्शन में अगर हम बात करें तो प्रथम अनुभववादी तो वैसे ग्रीक विद्वानों को ही माना जाता है, लेकिन इसमें भी सबसे पहला नाम आता है आपका अरस्तु यानी अरिस्टोटल का, और इन्हें ही वास्तविक संस्थापक एम्पिरिसिस्ट का माना जाता है। मध्य युग में सेंट थॉमस एक्विनास, जो कि एक बहुत प्रभावशाली संत थे, उन्होंने इस बात पे बल दिया कि जो सेंस एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो इस चीज़ पर उन्होंने बल दिया, प्राइमेसी ऑफ अ सेंस एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। फिर 17वीं सदी में जॉन लॉक एक लीडिंग एम्पिरिसिस्ट थे, यानी कि एक प्रमुख अनुभववादी थे। इनके साथ साथ जॉर्ज बर्कली, जो कि इंग्लैंड से थे, और यानी ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, और डेविड ह्यूम, जो कि 1711 से 1776 तक थे, और एक और इंग्लिश स्कॉलर थे जिनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। ये तो खैर एक यूटिलिटेरियन थे, यानी उपयोगितावादी थे, लेकिन फिर भी ये अनुभववादी दर्शन से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म हेल्ड दैट आवर सेंसेस एक्ट एज अ मिरर फॉर द थिंग्स एंड इवेंट्स इन द वर्ल्ड, यानी ये कहते हैं कि जो हमारी मतलब अनुभववादी दर्शन के जो थ्योरी है, यानी कि इनके सिद्धांत हैं, वो ये बताते हैं कि जो हमारे सेंसेस होते हैं, हमारे जो आँखें होती हैं, आँख नाक कान होते हैं, वो दुनिया भर के इवेंट के ज़रिए, मतलब वो हमारे एक तरीके से दर्पण होते हैं, और इसी से हम पूरे दुनिया भर के जो इवेंट होते हैं या दुनिया भर की जितने भी घटनाक्रम होती हैं, हम उसका पता लगा सकते हैं। इसके बाद तीसरा नाम आता है रैंकियन ट्रेडिशन। अब अगर हम रैंकियन ट्रेडिशन की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है लियोपोल्ड वॉन रांके। ये एक जर्मन हिस्टोरियन थे, और इन्हें फादर ऑफ एम्पिरिकल हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि अनुभववादी इतिहास लेखन का इन्हें जनक माना जाता है। मैंने अभी तक आपको अनुभववाद परंपरा बताई थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि लियोपोल्ड वॉन रैंके जो थे, वो अनुभववादी इतिहास लेखन के जनक थे। इन्होंने कहा कि टू हिस्ट्री हैज़ बीन असाइंड द टास्क ऑफ जजिंग द पास्ट, इंस्ट्रक्टिंग द प्रेजेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर एजेस। अपने मतलब इनके हिसाब से कहा जाएगा कि जो इतिहास है वो पहले क्या करता था कि ये जो पास्ट है, यानी भूतकाल में जो भी कार्य है, उसको जज करके और प्रेजेंट यानी वर्तमान को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान को निर्देशित करते हुए, और फ्यूचर के जितने भी लाभ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इतिहास लिखा जाता है, या इतिहास इसी को हम कहते हैं। तो इनके ये इतिहास की समझ थी। इसके अलावा इट इज़ ट्रू that before Ranke, Edward Gibbon had established modern historical scholarship. However, his work Decline and Fall of a Roman Empire was a serious indeficiency. यानी कि अगर हम बात करें एडवर्ड गिबन की, तो एडवर्ड गिबन इनसे पहले आने वाले एक इतिहासकार थे, और इनका काम जो है 1737 से 94 तक था, और इनकी जो किताब का नाम था डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर था। इसमें जो है मैंने यहाँ पे जो लिखा है कि इनके काम में कुछ सीरियस कमियाँ थीं। जैसे पहली सीरियस कमी थी कि द फर्स्ट वाज देयर कंसर्न फॉर इस्टेब्लिशिंग द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एंड सोशल बिहेवियर, यानी कि
समाज का जो व्यवहार है और मानव का जो व्यवहार है उसमें ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत को स्थापित करना चाहते थे और यही इनका कंसर्न था। तो ये एक बड़ी समस्या थी। देयर वॉज ऑल्सो ए प्रॉब्लम ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज एंड डॉक्यूमेंट्स। दूसरी समस्या ये थी कि इनके जो सोर्स थे, इनके जो स्रोत थे, उसमें जो प्राथमिक सोर्स होते हैं उसकी गैर मौजूदगी थी। और तीसरा जो प्रॉब्लम था, अनदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम ऑफ द लैक ऑफ फॉर्मल टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि विश्वविद्यालय के स्तर पर इतिहास को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाने का जो चलन था वो नहीं था। तो ये इनके कुछ समस्याएं थी। आखिर में रैंकी कहते हैं कि ही समराइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री एज अ पास्ट शुड बी अंडरस्टूड इन इट्स ओन टर्म एंड नॉट द प्रेजेंट। नॉलेज ऑफ द पास्ट कैन कम फ्रॉम द सोर्सेज विच आर ऑब्जेक्टिव इम्बॉडीमेंट of the experience of the people of that period. He gave priority to primary sources. Reference is important, fact is more important than the interpretation. यानी वो कहते हैं कि जो भूतकाल है उसके जो मतलब उसको अगर समझ रखनी है तो उसको हमें वर्तमान से उसको कनेक्ट नहीं करना होगा या कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके खुद के अपनी टर्म्स और कंडीशन रहती हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि नॉलेज जो है, यानी ज्ञान जो है, नॉलेज ऑफ द पास्ट कम फ्रॉम द सोर्स विच आर ऑब्जेक्टिव एम्बॉडीमेंट एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल ऑफ दैट पीरियड, यानी कि जो लोगों का जो अनुभव उस वक्त था उसके ऊपर जो है भूतकाल को या इतिहास को लिखना चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि रेफरेंस जो होता है वो महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है। और चौथा कहते हैं कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, यानी कि जो प्राथमिक स्रोत हैं वो महत्वपूर्ण है। हर तथ्य महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन प्राथमिक सोर्स या प्राथमिक स्रोत जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तो ये, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फैक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो संकल्पना है, जो ये इंटरप्रिटेशन है, उससे ज़्यादा अहम फैक्ट है, यानी तथ्य उससे ज़्यादा अहम है। फिर अगर हम बात करें इनके क्रिटिक की, यानी इनकी आलोचना की, तो एक राइटर थे जिनका नाम था जॉन गुस्टाव ड्रॉयसन। ये बर्लिन में हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे थे 1859 से 84 के बीच में। और ये कहते हैं कि रैंकी का जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट है, यानी कि मतलब एक सीमित ऑब्जेक्टिविटी है इसमें। थियरी और मिशलेट एम्पिरिसिज्म को इसके एकदम सीधे दर्शन, मतलब इसके दर्शन को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये और चीज़ों से समझौता नहीं करते और मतलब और चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते, और ये सीधे जो है अनुभव को बल देते हैं। तो इसमें ये मानते हैं कि ये जो है एंड दे गेव टू द राइज ऑफ आइडिया विच वर एसोसिएटेड विथ हिस्टोरिकल रोमांटिसिज्म, यानी कि जो ऐतिहासिक रूप से रोमानवाद प्रचलित था मध्य युग में, वो उसको अहमियत देते हैं। फिर द पॉजिटिविस्ट बिलीव्ड ऑन द मेथड ऑफ ट्रूथ एंड नेचुरल साइंस, while empiricists believe in sensory experience as a true knowledge. Both these ideology applied their methodology to society as well, thus termed it as a social science. यानी कि ये दोनों ही आइडियोलॉजी जो थी, ये दोनों ही जो सोचने का तरीका था, ये अपने जो ज्ञान का था, एक तो साइंस को एज ए ट्रू नॉलेज कंसीडर करता था, दूसरा अपने अनुभव को। तो इनसे क्या होता था कि इन्होंने सोसाइटी में भी ये साइंस का जो कॉन्सेप्ट था इसको अप्लाई करने का कोशिश किया। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो खोज हुई 20वीं सदी में, इसने विज्ञान के नेचर को ही, विज्ञान के प्रकृति को ही पूरी तरह से बदल दिया, और ये इसका प्रभाव इतिहास में भी हमें देखने को मिलता है।
आखिर में ईएचकार हमें देखने ईएचकार ये कहते हैं कि द फैक्ट स्पीक ओनली व्हेन द हिस्टोरियन कॉल्स सम, देन इट इज़ ही हु डिसाइड टू विच फैक्ट टू गिव द फ्लोर और एंड इन व्हाट ऑर्डर और कंटेक्स्ट। यानी ये कहते हैं कि जो तथ्य होता है वो हमेशा से वो तभी बोलता है या वो वही बोलता है जो इतिहासकार उससे बुलवाना चाहे, और ये इतिहासकार ही तय करता है कि वो किस तथ्य को चुनता है और किस कंटेक्स्ट में चुनता है। तो ये हमने समझ लिया पश्चिमी मेन स्ट्रीम वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी इन 19th सेंचुरी की। हमारा जो अब अगला टॉपिक रहने वाला है वो है राइज ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इन वेस्ट, यानी कि पश्चिम में मार्क्सवादी इतिहास लेखन को बढ़ावा देना। तो हम इसके पूरे ओरिजिन से लेकर पूरे इसके जो इतिहास लेखन रहा है मार्क्सवाद का, वो कैसे कैसे डेवलप हुआ है वेस्ट में, हम उसको समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।